बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने एक लास्ट असाइनमेंट दी थी आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। तो आज उसका सलूशन जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें ए पार्ट था। वो कहता है कि इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड from 7 times a number, the result is 53. वो कहता है कि अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 7 टाइम्स ऑफ अ नंबर से, तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो 53 है। वो कहता है फाइंड द नंबर, आपने नंबर फाइंड करना। तो हमने सबसे पहले नंबर फाइंड करना। तो जो नंबर है उसको मैं एक्स से डिनोट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ लेट एक्स बी द नंबर। एक्स हमारे पास एक नंबर है। सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वो कहता है कि 7 टाइम्स, इसका मतलब कि आपने नंबर का 7 टाइम्स लेना। और मैंने आपको बताया था जब भी वर्ड टाइम का यूज होता है तो इसका मतलब हमने नंबर को उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर। तो नंबर हमारे पास x है, तो 7 टाइम्स किया तो 7x हो गया। फिर उसने कहा 3 इज सब्ट्रैक्टेड, और इसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो माइनस क्या कर दिया 3, रिजल्ट इज 53। तो आपके पास रिजल्ट किसके इक्वल आ गया 53 के। तो इसका मतलब इक्वेशन क्या बनी 7x, 7 टाइम्स अ नंबर सब्ट्रैक्टेड 3, रिजल्ट 53। अब ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब देखें 7x, 3 इधर माइनस का है, इधर आके प्लस हो गया, तो 53 प्लस 3 56 हो गया। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो 56 ओवर 7 इक्वल 8। अब देखें बी पार्ट था इसका। वो कहता है कि इफ 2 नंबर्स सच दैट वन एक्सीड द अदर बाय 11। वो कहता है कि हमारे पास 2 नंबर है, एक नंबर दूसरे से 11 ज्यादा है। एक्सीड का मतलब क्या है ज्यादा, बढ़ जाना। एंड देयर सम इज 73। और अगर आप उन दोनों नंबर्स का सम करें, उन दोनों नंबर्स का टोटल करें, तो वो सम किसके इक्वल होगा 73 के इक्वल होगा। फाइंड नंबर, आपने नंबर फाइंड करना। तो मैं कहता हूं लेट एक्स बी द स्मॉलर नंबर। अब याद रखें क्योंकि 2 नंबर्स हैं, एक नंबर 11 ज्यादा है, तो इसका मतलब एक नंबर स्मॉलर होगा, एक नंबर क्या होगा लार्जर होगा। क्योंकि 2 नंबर्स की बात हो रहा है, एक नंबर ज्यादा है, तो इसका मतलब मैंने कहा कि x हमारे पास क्या है स्मॉलर नंबर है, छोटा नंबर है। अब कितना ज्यादा है 11, तो फिर x प्लस 11 बी द लार्जर नंबर। आप स्मॉलर की जगह फर्स्ट भी कर सकते हैं, लार्जर की जगह सेकंड भी कर सकते हैं। कि x हमारा फर्स्ट नंबर है, x प्लस 11, क्योंकि एक नंबर 11 ज्यादा है, तो 11 ज्यादा है, इसका मतलब नंबर के अंदर 11 क्या कर दो ऐड कर दो। तो इसका मतलब x प्लस 11 बी द सेकंड नंबर। मैंने बताया स्मॉलर और लार्जर की जगह आप फर्स्ट और सेकंड की टर्म भी क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। अब देखें, अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट उसने क्या कहा था कि दोनों नंबर्स का सम, सम का मतलब दोनों को जमा करो। तो इसका मतलब पहला नंबर क्या है x, दूसरा नंबर क्या है x प्लस 11, तो दोनों को जमा किया x प्लस 11, और रिजल्ट किसके इक्वल है 73 के इक्वल, कि उनका सम 73 के इक्वल। तो देखिए x प्लस x क्या हो गया 2x प्लस 11 इक्वल 73। अब देखिए ये प्लस का है, इधर आके माइनस हो गया, तो 73 माइनस 11 62,
2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो 62 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 31। तो हमने नंबर फाइंड आउट करना था, तो हमारे पास नंबर किसके इक्वल आ गया? 31 के इक्वल। अब देखें, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 था, वो कहता है सॉल्व फॉर एक्स। हमारे पास इक्वेशन उसने दी कि 2x माइनस 1 ओवर x प्लस 2 माइनस 1 इक्वल 3x माइनस 1 ओवर x प्लस 2 माइनस 2। अब सबसे पहले देखें, आपके पास इक्वेशन जो है वो कोशेंट की फॉर्म में आ रही है कि लेफ्ट साइड पे भी कोशेंट है, राइट साइड पे भी कोशेंट है। अब एक कोशेंट नहीं है, कोशेंट के साथ -1 है, इस कोशेंट के साथ -2 है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि इनके कोशेंट्स को क्या करना? सेम करना, इक्वल करना। अगर आपको याद हो, एक कोशेंट करना, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते। अगर कोशेंट्स आते हैं तो हमारी क्या होती है कोशिश कि लेफ्ट साइड पे भी एक कोशेंट होना चाहिए और राइट साइड पे भी एक कोशेंट होना चाहिए। अगर एक कोशेंट नहीं है तो फिर हम एक टर्म एलसीएम यूज करते थे, और हम एलसीएम लेके हम सबसे पहले लेफ्ट साइड पे भी एक कोशेंट बनाएंगे, राइट साइड पे भी एक कोशेंट बनाएंगे। अब देखिए, कोशेंट के साथ -1 आया तो मैंने 1/1 किया। मैंने आपको बताया अगर कोशेंट नहीं है तो उसके डिवाइजर में 1 ले लो। इसी तरह -2 है, कोशेंट नहीं है तो इसके डिवाइजर में भी 1 ले लो। अब इन दोनों का एलसीएम लिया तो x प्लस 2 आया, तो x प्लस 2 एलसीएम आ गया। तो देखिए x प्लस 2 से कैंसिल, तो आंसर 1 बचा। ऊपर वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 1 माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1, तो x प्लस 2 बच गया, मल्टीप्लाइड बाय 1, तो x प्लस 2 बच गया। अब इधर भी एलसीएम x प्लस 2 आया, तो देखिए x प्लस 2 से कट गया, बाकी 1 बचा, मल्टीप्लाइड बाय 3x माइनस 1, तो 3x माइनस 1 आ गया, माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1, तो x प्लस 2 बचा, मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 आ गया। अब इसको ओपन कर लें। सबसे पहले 2x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस माइनस 2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो गया, डिवाइडेड बाय x प्लस 2, 3x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 4, -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 -4। अब एक बात याद हो, मैंने आपको बताया था कि अगर इक्वेशन की दोनों साइड पर कोई सेम क्वांटिटी हो तो वो क्या हो जाती है? क्रॉस हो जाती है। तो ये देखें, इधर भी x प्लस 2 था, इधर भी x प्लस 2 था, तो x प्लस 2 क्या हो गया? क्रॉस हो गया। बाकी आपके पास क्या बचा? 2x माइनस x आ गया, -1 -2 -3 आया, 3x माइनस 2x x बचा, -1 -4 -5 आया। अब देखें, x उठा के लेफ्ट साइड पे ले आया, कांस्टेंट राइट साइड पे, तो x माइनस x -5 प्लस 3, ये प्लस है इधर आके माइनस, ये माइनस है इधर आके प्लस, x माइनस x 0, -5 प्लस 3, क्या आंसर आया? -2। अब देखिए, वेरिएबल टर्म खत्म होगी। मैंने आपको बताया था कि अगर वेरिएबल टर्म खत्म हो जाए और इक्वेशन की दोनों साइड्स बराबर ना हो, इसका मतलब 0 -2 के बराबर नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ? नो सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा? नो सॉल्यूशन। अब देखें, नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 3। वो कहता है अ लाइब्रेरी इज बाइंग अ टोटल ऑफ 200 बुक्स ऑफ RS 16,920
some of the books cost Rs 130 and the remainder cost Rs 200 per book. वो कहता है कि एक लाइब्रेरी है, उसने टोटल 200 बुक्स खरीदी और उन 200 बुक्स की जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, 16,920। वो कहता है कि उसमें से कुछ बुक्स जो हैं उनकी कॉस्ट पर बुक जो कॉस्ट है 130 है। इसका मतलब कुछ किताबें 130 रुपए वाली हैं और कुछ किताबें जो हैं उनकी कॉस्ट या उनकी प्राइस जो है वो कितनी है, 200 है एक बुक की। वो कहता है हाउ मेनी बुक्स ऑफ ईच प्राइस आर दे बाइंग। वो कहता है कि बताएं 130 रुपए वाली उसने कितनी किताबें खरीदी और 200 रुपए वाली उसने कितनी किताबें खरीदी। ये चीज हमने यहां पर क्या करनी, फाइंड कर। अब देखें, अब दो चीजें पहले उसने हमें दी हैं कि टोटल बुक्स उसने कितनी बाय की हैं, 200। टोटल प्राइस कितनी है उनकी, वो दी है 16,920। अब दो तरह की बुक्स उसने बाय की हैं, 130 वाली और 200 वाली। अब देखें, हम कहते हैं कि लेट एक्स बी द नंबर ऑफ बुक्स, हमने नंबर ऑफ बुक्स फाइंड करनी एट कॉस्ट ऑफ Rs 130। एक्स डिनोट कर रहा है उन बुक्स को जिनकी कॉस्ट, एक की कॉस्ट क्या है, 130 है। 130 वाली कितनी बुक्स खरीदी है, एक्स बुक्स। वाई किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ बुक्स एट अ कॉस्ट ऑफ Rs 200, कि 200 रुपए वाली उसने कितनी किताबें खरीदी हैं, वाई बुक्स। उसको हमने किससे डिनोट कर दिया, वाई से डिनोट कर। अब अगर आप देखें, सबसे पहले उसने क्या कहा था, टोटल बुक्स दी हुई हैं। अब टोटल बुक्स 200 दी हैं, इसका मतलब 130 वाली बुक्स जमा 200 वाली बुक्स, इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल 200। 130 वाली कुल किताबें, 200 रुपए वाली कुल किताबें, और ये कितनी बुक्स खरीदी हैं उसने, टोटल 200। अब देखें दूसरा, अब दूसरी उसने हमें टोटल प्राइस दी है। अब देखें, एक बुक की प्राइस कितनी है, 130। तो हमने कितनी बुक्स खरीदी हैं, एक्स बुक्स। तो एक्स बुक्स की प्राइस कितनी हो गई, 130x। एक बुक की प्राइस कितनी है, 200। हमने कितनी बुक्स खरीदी, y, तो y बुक्स की प्राइस कितनी हो गई, 200y। और टोटल प्राइस किसके इक्वल है, 16,920। तो x बुक्स की प्राइस, y बुक्स की प्राइस, दोनों को ऐड किया तो टोटल प्राइस कितनी हो गई, 16,920। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को सॉल्व करें। मैं कहता हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 130। मैं x को एलिमिनेट कर रहा हूं, यहाँ पे 130 है, यहाँ पे 1 है। मैंने पहली इक्वेशन को 130 से मल्टीप्लाई किया तो 130x प्लस 130y इक्वल 26,000। एंड सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट क्यों किया, दोनों के साइन सेम हैं। सेम साइन हो तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। अब इक्वेशन 2 नीचे लिखी और सब्ट्रैक्ट किया। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करते हैं। तो ये 130 माइनस 130 क्रॉस हो गया, 130 माइनस 200 माइनस 70y, 26,000 माइनस 16,920 9,080। तो y की वैल्यू 9,080 डिवाइडेड बाय माइनस 70 माइनस 129.71। अब एक बात याद रखें कि नंबर ऑफ बुक्स जो हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती।
मैंने आपको स्टार्ट तब भी बताया हुआ था कि नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ बुक्स, प्राइस, कॉस्ट, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती। आप बता दें कहें जी मुझे -10 बुक दे दो, ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब द स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज y इक्वल -129.71, क्योंकि ये माइनस के अंदर आ गया, एंड द नंबर ऑफ बुक्स y कैन नॉट बी नेगेटिव, सो नो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आप सिंपल लिखेंगे, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपने अपने माइंड को यूज करना है, देखिए y कभी भी नेगेटिव नहीं होता, नंबर ऑफ बुक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती। आपका वेरिएबल क्या है? नंबर ऑफ बुक्स है, माइनस में आ गया। नंबर ऑफ बुक्स कभी नेगेटिव नहीं होती, नंबर ऑफ यूनिट्स कभी नेगेटिव नहीं होते, माइनस में नहीं आने चाहिए, ये प्लस होना चाहिए। तो ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब आपकी स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट के अंदर कहीं ना कहीं पे क्या है? प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं क्या आ गया? प्रॉब्लम आ गया, आपकी स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं था। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 4 था, ये मैंने 3x3 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिया कि x1 प्लस x2 प्लस x3 6 है, 2x1 माइनस x2 प्लस 3x3 इक्वल 4 है, 4x1 प्लस 5x2 माइनस 10x3 इक्वल 13, 1 2 3। अब इसका मैंने तरीका बताया था कि सबसे पहले इक्वेशन 1 और 2 को यूज करें। देखिए मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, x1 को एलिमिनेट कर रहा हूं। अब देखें x1, इसमें 1 है, इसमें 2 है। अगर मैं पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कोफिशिएंट सेम होंगे। देखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल 6, सॉरी इक्वल 12। 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या होगा? 12 होगा। अब देखें, अब यहां ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों के साइन सेम है। सेम साइन हो तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट विद इक्वेशन 2। ये देखो मैंने इक्वेशन 2 लिख ली, सब्ट्रैक्ट किया तो नीचे वाले के साइन चेंज, +2 -2 कैंसल, 2 + 1 3, 2 - 3 -1, 12 - 4 8, और इसको मैंने क्या नाम दे दिया? इक्वेशन 4। फिर मैंने बताया था रिपीट दिस प्रोसेस अगेन विद 2 डिफरेंट इक्वेशन। अगर आपने x1 को एलिमिनेट किया है, अब दोबारा आपने x1 को एलिमिनेट करना है, लेकिन इक्वेशन बदल ले। पहले 1 2 ली थी, अब 1 3 ले ले, या 2 3 ले ले, आपकी मर्जी है। मैंने ली इक्वेशन 1 एंड 3, अब मैंने 1 और 3 ली। 1 में देखें x1 का कॉफिशिएंट 1, x3 का कॉफिशिएंट 4। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं तो दोनों के कॉफिशिएंट सेम। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4, 4x1 प्लस 4x2 प्लस 4x3 इक्वल 6, सॉरी 24। 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 24। अब देखिए कॉफिशिएंट सेम हो गए, ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों के साइन भी सेम। जब साइन सेम हो तो क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट, एंड सब्ट्रैक्ट विद इक्वेशन 3। देखिए 4x1 प्लस 5x2 माइनस 10x3 इक्वल 13। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज। देखिए 4 - 4 कट गया, 4 - 5 माइनस x2 प्लस 4 प्लस 10 14x3 24 माइनस 13 11 आ गई। ये इक्वेशन क्या आ गई? 5। अब देखें फिर मैंने क्या कहा था
अब 4 और 5 को सॉल्व करो और x2 को क्या कर दो, इलिमिनेट। अब पहली 4 में देखें x2 का कॉफिशिएंट 3 है, 5 में x2 का कॉफिशिएंट 1 है। अगर मैं इक्वेशन 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों के कॉफिशिएंट सेम। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5 बाय 3, -3x प्लस 42x3 इक्वल 33। मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। अब देखें, ये प्लस है, ये माइनस है। ऑपोजिट साइन हो तो इक्वेशंस को ऐड करते हैं। एंड ऐड इन इक्वेशन 4 में ऐड कर दो। ये देखें, मैंने इक्वेशन 4 नीचे लिखी, -3 प्लस 3 कैंसल, 42 माइनस 1 41, 33 प्लस 8 41। तो देखें x3 41 ओवर 41, ये मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 1। तो x3 का आंसर 1। क्लियर। अब इस x3 को इक्वेशन 4 या किस में रखें, 5 में रखें। अब देखिए, मैंने कहा पुट x3 इक्वल 1 इन इक्वेशन 4। ये देखिए, 3x2 माइनस x3 इक्वल 8, 3x2 माइनस x3 की जगह 1 इक्वल 8। तो 3x2 8 प्लस 1, ये माइनस है, इधर आके क्या हो गया, प्लस। तो x2 8 प्लस 1 9 डिवाइडेड बाय 3, तो 9 ओवर 3 क्या हो गया, 3। इसका मतलब x3 की वैल्यू 1 आ गई और x2 की वैल्यू 3 आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 2 3 किसी एक में पुट कर दो। मैं इसको 1 में पुट कर रहा हूं, तो देखें, पुट x2 इक्वल 3 एंड x3 इक्वल 1 इन इक्वेशन 1। अब देखिए 1 क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल 6। तो देखिए, मैं इसमें पुट कर रहा हूं, तो x1 प्लस x2 की जगह पे 3 प्लस x3 की जगह पे 1, तो 3 प्लस 1 4, प्लस का है, इधर आके माइनस, तो 6 माइनस 4 इक्वल 2। तो इसका मतलब x1 की वैल्यू 2 आ गई, x2 की वैल्यू 3 आ गई और x3 की वैल्यू आपके पास 1। और यही आपका क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा।